नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हबीब तनवीर कृत नाटक आगरा बाजार। यह नाटक यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर सभी राज्यों की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में प्रस्तावित नाटक हैं। आज के सत्र में नाटक है जो आगरा बाजार। सबसे पहले हम हबीब तनवीर का संक्षिप्त जीवन परिचय। किसी भी रचना का हम अध्ययन करते हैं उससे पहले रचनाकार को जान लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। नाटक का संक्षिप्त कथासार, नाटक की पृष्ठभूमि, प्रमुख पात्र और प्रमुख उद्धरण क्या है नाटक में, इन सभी का हम अध्ययन आज के सत्र में करेंगे। हबीब तनवीर कौन है, कहाँ के हैं, क्या इनकी रचना है, थोड़ा सा इनका जीवन परिचय। हबीब तनवीर एक प्रसिद्ध भारतीय नाटककार, निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। उनका जन्म 1 सितंबर 1923 ईस्वी को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। उन्होंने रंगमंच और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 8 जून सन 2009 को भोपाल में इनका निधन हो गया। हबीब तनवीर का जो असली नाम था वो हबीब अहमद खान था, लेकिन बाद में उन्होंने तनवीर उपनाम का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी शिक्षा रायपुर और नागपुर में प्राप्त की, फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एमए किया। 1945 में वे मुंबई चले गए और आकाशवाणी में काम किया, जहां उन्होंने फिल्मों के लिए गाने लिखे और कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। सन 1954 में उन्होंने हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की। तो ये प्रश्न भी आते हैं कि हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना कब हुई। 1954 ईस्वी में और हबीब तनवीर के द्वारा की गई। 1959 में दिल्ली में नया थिएटर कंपनी की स्थापना की, जो उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों में आगरा बाजार, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 है, चरणदास चोर 1975 ईस्वी शामिल हैं। चरणदास चोर नाटक 1982 ईस्वी में एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। तो चरणदास चोर ये किसका नाटक है? इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में पुरस्कृत हुआ और यह पहला भारतीय नाटक था जो हबीब तनवीर के द्वारा लिखित है। हबीब तनवीर को 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1983 में पद्मश्री सम्मान मिला। 1996 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई और सन 2002 में पद्म भूषण जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 1972 से 1978 तक राज्यसभा का सदस्य भी चुना गया था। तो यह हबीब तनवीर का संक्षिप्त परिचय। हबीब तनवीर को उनके अभिनव रंगमंच के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने लोक कला और आधुनिकता को मिलाया। उनके नाटकों में अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे उठाए जाते हैं कि समाज में जो विषमताएं हैं और राजनीति में जो भ्रष्टाचार है उसका वर्णन इनके नाटकों में हुआ है। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है कि किस प्रकार समाज गलत दिशा में जा रहा है। गलत कार्यों को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्तियों के प्रति उन्होंने व्यंग्य किया है और राजनीतिक मुद्दे भी अपने नाटकों में उठाए हैं और सभी समाज में चेतना लाने का, सभी व्यक्तियों को जागरूक करने का प्रयास उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से किया है। आज का जो हमारा नाटक है वो आगरा बाजार, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। यह नाटक यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में प्रस्तावित नाटक है। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1954 है। सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, इससे प्रश्न बनते हैं। यह नाटक अपनी व्यंग्य शैली तथा संगीत बाध्यता के लिए हिंदी नाटक रंगमंच क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। इस नाटक में 2 अंक हैं। अंकों से भी प्रश्न के कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। नाटक की भाषा विशेष रूप से उर्दू की तरफ झुकी हुई है, क्योंकि हबीब तनवीर थे वो मुस्लिम थे और मुस्लिम
संप्रदाय के लोगों की भाषा अधिकतर उर्दू होती है। उनकी भाषा में हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्द भी समाहित होते हैं, तो इसीलिए इस नाटक की जो भाषा है वह विशेषकर उर्दू से प्रभावित है। यह नाटक रंगमंच पर काफी सफल हुआ। आगरा बाजार नाटक में जो आगरा का एक बाजार है, किनारी बाजार, बहुत प्रसिद्ध बाजार, और यहाँ पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का ये बाजार हुआ करता था, वही बाजार है कि बाजार में किस प्रकार पान वाला, ककड़ी वाला, जो बेचने वाले व्यक्ति हैं, उन सभी के माध्यम से इन्होंने व्यंग प्रस्तुत किया है नाटक में। नाटक की भाषा विशेष रूप से उर्दू से प्रभावित है। नाटक में नज़्मों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। नज़्म यानी जो गाने होते हैं ना छोटे छोटे, उनका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। रंगमंच पर यह नाटक काफ़ी सफल हुआ, क्योंकि रंगमंच पर अधिकतर वही नाटक सफल होते हैं जिन नाटकों में पात्रों की संख्या सीमित है और कथा, जो नाटक की कथा है वह समाज के सामने एक नया आईना प्रस्तुत करे, कुछ नया दे। एक दरोगा के माध्यम से पुलिस तंत्र की भ्रष्टता की भी संकेत किया है कि एक दरोगा है जो पुलिस में, और पुलिस तंत्र की भ्रष्टता की ओर भी संकेत किया गया है। आगरा बाजार में इस नाटक के द्वारा नज़ीर तथा उनकी नज़्में प्रतिष्ठित हुई हैं। नाटक में 2 अंक हैं। नज़ीर अकबराबादी है, उनकी गज़ल नज़्म, उनको यहाँ पर प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। नाटक में पात्रों की बात करते हैं, पात्रों से, तो नाटक में कोई केंद्रीय पात्र नहीं है। जिस प्रकार नाटकों में बहुत सारे पात्रों की भरमार होती है, नाटक होते हैं, केंद्रीय पात्र होते हैं, प्रमुख पात्र होते हैं, गौण पात्र होते हैं, तो इस प्रकार इस नाटक में कोई भी इस प्रकार के पात्र नहीं है। नज़ीर इस नाटक में कहीं भी पात्र के रूप में उपस्थित नहीं है, लेकिन केंद्र में वही है। नाटक में उन्होंने अपने आप को रखा है, पर कहीं भी पात्र नहीं है और अपने ऊपर ही रखकर उन्होंने नाटक लिखा है। ककड़ी बेचने वाला, फकीर, तरबूज वाला, लड्डू वाला, किताब वाला, पतंग वाला, कनमैलिया जो कान साफ करते हैं, पान वाला, मदारी, अजनबी, शायर, हमजोली, तज़किरानवासी, ग्राहक, बेंजी, सोहदा, लड़का, करीमन, चमेली जो हिजरा है, इसके अलावा दर्जी, रामू, पंसारी, दरोगा, नवासी, तमाशबीन, हमीद, भिखारी अंधा, बेनी प्रसाद, तबलची, सारेगा, गंगा प्रसाद इस नाटक में पात्रों के रूप में आए हैं। बाजार है, नाटक में बाजार का चित्रण हुआ है, तो बाजार में कौन कौन होते हैं, यही सब तो होते हैं, बेचने वाले होते हैं, सभी शॉपकीपर्स और कुछ कस्टमर्स, तो यही नाटक उन्हीं सभी के बीच में ताना बाना लेकर नाटक की रचना हुई है। पृष्ठभूमि, नज़ीर अकबराबादी आगरा बाजार और उस बाजार सहित उस समस्त अंचल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों को समेटे हबीब तनवीर का यह नाटक समकालीन भारतीय रंगमंच को समृद्ध कर गया। वास्तव में पहले पहल हबीब तनवीर ने जामिया मिलिया इस्लामिया के ही कुछ अध्यापकों एवं छात्रों के संग ओखला के विद्यार्थियों को साथ लिया और नज़ीर अकबराबादी की कविताओं का एक लघु रूपक तैयार किया। यह लघु रूपक बड़ा पसंद किया गया। धीरे धीरे हबीब तनवीर ने इसे नाटक की शक्ल दी। नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे। 18वीं सदी के कौन से थे? भारतीय शायर थे, जो अपनी धर्मनिरपेक्षता एवं गज़ल के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए। हबीब ने इस नाटक के द्वारा नज़ीर को प्रतिष्ठित किया है। यानी जो एक शायर हैं नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के, उनकी गज़लों को, उनके नज़्मों को यहाँ पर स्थान प्रतिष्ठित, उनको प्रतिष्ठा दिलाई है, उनको सम्मान दिया है। नाटक का संक्षिप्त कथा सार है। 2 अंकों में बटे इस नाटक की शुरुआत आगरा बाजार से फकीर के गाने से होती है। शरीफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नगद, सो खाते अब उधार। बाजार में खड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूं दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि बैठे हों कैदी कतार बंद। कि सभी बाजार है, एक बाजार का दृश्य है और सभी बाजार में अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं और ऐसे बैठे हैं जैसे कैदी सभी कतार
यानी एक लाइन से बैठे हैं सभी दुकानदार, सभी की दुकानें एक के बाद एक दुकानें लगी हुई हैं और सभी जैसे कैदी, जैसे कतारबंद कैदी को बिठाते हैं ना, लाइन से बैठिए सभी, तो इस प्रकार सभी दुकानदार अपनी दुकानों में लाइन से बैठे हुए हैं। बाजार में लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, बर्तन वाला, कनमैलिया यानी कान साफ करने वाला आदि दुकानदार हैं जिनका सौदा मंदा पड़ा हुआ है, यानी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। सौदा मंदा यानी मार्केट में भीड़ भाड़ नहीं है, साधारण सा माहौल है, सभी ग्राहकों के इंतजार में बैठे हैं। फकीर को देख ककड़ी वाले को सोचता है कि यदि उसकी ककड़ियों पर भी 2-4 शायरियां लिख जाएं तो वह उन्हें गाएगा और लोग आकर्षित होकर उसकी दुकान पर आएंगे। वह शायर और किरानवी से आग्रह करता है कि वे उसकी ककड़ियों पर कुछ लिख दें। वो कहता है कि ककड़ियों पर एक शायरी बन जाए तो मैं वह गाकर सुनाऊंगा और मेरे पास अधिक ग्राहक ककड़ियां लेने आएंगे। पर वह इसे अपने स्तर के नीचे का काम बताकर नज़ीर अकबराबादी के पास चले जाने को कहते हैं। तस्करानवासी जो है एक शायर है, तो वह कहते हैं कि मेरे लिए थोड़ा निचले स्तर का काम है, मैं ककड़ियों पर शायरी नहीं लिखता, आप नज़ीर अकबराबादी के पास चले जाओ, वह इस पर लिख देंगे। वास्तव में नज़ीर लोक के शायर और गज़लकार थे जो कभी पतंगबाजी, कभी होली, कभी आत्मीयत, कभी गणेश तो कभी कृष्णोत्सव पर नज्म लिख देते थे। किताब वाले की दुकान पर तस्करानवासी, शायर, हमजोली एवं स्वयं किताब वाला नज़ीर को हल्का शायर बताकर उनकी आपसी निंदा करते हैं। यानी होता है ना, आपस में जब व्यक्ति फ्री होता है तो 2-4 लोग आपस में बैठे तो कोई एक इस तरह का टॉपिक निकाल लेते हैं और उसी पर बातें करने लगते हैं। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि किताब वाले की दुकान पर सभी एकत्रित हुए हैं और नज़ीर अकबराबादी को हल्का शायर बता रहे हैं। हल्का यानी मामूली सा, छोटा सा, और आपस में उनकी निंदा करते हैं। लेकिन गाहे बगाहे उनके न चाहते हुए कभी किसी भिखारी, फकीर एवं गरीब के मुख से नज़ीर की नज़में सुनने में आ ही जाती हैं। बाजार के दूसरे दृश्य में आए हमीद कौन है, एक बालक है, द्वारा जब नज़ीर की नज़्म का वाचन पतंग वाले की दुकान पर होता है तो वहाँ भीड़ लग जाती है और नज़्मों की बड़ी तारीफ होती है। इसी प्रकार ककड़ी वाला उनसे अपनी ककड़ी पर नज़्म पा जाता है और उसे मस्ती से गाता हुआ ककड़ी बेचता है। जब नज़ीर अकबराबादी की बात हो रही है, जब उनकी गज़लों का गायन होता है, उनकी नज़मों का, तो एक नज़्म ककड़ी वाला भी सीख लेता है किसी प्रकार से और अपनी मस्ती में गाता है और अपनी ककड़ियाँ बेचता है। नाटक का अंत एक फकीर के द्वारा आदमियत की इस नज़्म से साथ होता है जो वास्तव में नज़ीर की नज़्म है। दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिशा गदा है सो वह भी है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। कितनी बढ़िया बात कही है इन्होंने। सारांश से यह कहा जा सकता है कि नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के क्रम में हबीब तनवीर ने लोक जीवन और लोक मान्यताओं के साथ साहित्यकारों एवं प्रकाशकों का सुस्त रवैया भी दिखाया है। नाटक के प्रमुख उदाहरण हैं कि आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। ककड़ी वाला लड्डू वाले से कहता है कि आत्महत्या करे जो मूर्ख है, जिस व्यक्ति में ज्ञान है उस व्यक्ति में अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। जो सोच नहीं सकते वह समझ भी नहीं सकते, ककड़ी वाला तरबूज वाले से कहता है। साधारण मामूली से व्यक्ति हैं, बेचने वाले पर बात कितनी अच्छी की है कि जो सोच नहीं सकते वह समझ भी नहीं सकते। यह दुख वह जाने जिसपे कि आती है मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती। आन पर देता है वो अपनी जान, एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के खाने थाल पर। जिस तरह भूखे कुत्ते लड़ते हैं एक उक्त खान
पर यानी हड्डी पर, वैसे ही मुफलिसों की लड़ाती है मुफलिसी, यह दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी। जो है अहले फजल यानी प्रतिष्ठित, आलिमो फाजिल धुरंधर विद्वान कहते हैं। मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं, पूछे कोई अलिफ तो उसे बे बताते हैं। वे जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती मुफलिसी, यह दुख वह जाने कि आती है मुफलिसी। कैसा ही आदमी हो इफ्लास गरीबी के तुफैल कारण, कोई गधा कहे उसे ठहरावे कोई बैल। यानी किस प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने आप से परेशान है, दरिद्र है, दुखी है, गरीब है, तो व्यक्ति मन चाहा जो उसे आराम से कह देता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। व्यक्ति बेरोजगार है तो कोई समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। तो यही एक कारण है कि व्यक्ति गरीबी में जब होता है तो कोई साधारण व्यक्ति भी कुछ भी उस व्यक्ति को बोल जाता है। तो वही बात हो रही है यहाँ पर, कोई गधा कहे ठहरावे कोई बैल, फटे कपड़े तमाम बड़े बाल फैल फैल, मुंह खुश्क दांत जात जद बदन पर जमा है मैल, शब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी, यह दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी। यानी जो व्यक्ति परेशान है, परेशानी है जिस पर आती है, वही अपनी परेशानी को समझ सकता है, बाकी तो सभी उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। फकीर स्वागत। और फिर क्या क्या जमाने देखे हैं मीर साहब ने इसी शहर में, अजीज़ों की बेवफाई देखी, घर छोड़ा वतन छोड़ा, दिल्ली छोड़ी एक जमाने में, सुखदानों का व बा कमलों का मलजों मावा जहाँ सब कुछ हो वह सब छोड़ दिया, दर दर की खाक छानी, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, अफगानों रोहिलों राजपूतों जाटों और मराठों की दस्त बड़े अत्याचार देखे। देखा कि दिल्ली में खून के दरिया रवां हैं और इंसानों के सर कटोरों की तरह तैर रहे हैं। अपना घर आंखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझाया न गया, यह सब देखा। अब लखनऊ में गौशा नशीन है और फिरंगियों को गारतगरी तबाही देख रहे हैं। हमजोली शायर से कहता है, जो खुशामद करे खल्क उससे सदा है राजी, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए, और न हो तो काम उस ढप की खुशामद कीजिए। अंबिया संतजन औलिया और सबकी खुशामद कीजिए, अपने मकदूर गरज सबकी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा है राजी, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी। यानी वो कहते हैं कि चापलूसी करना, खुशामद उसी का अर्थ है कि काम हो तो खुशामद कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको वो भी नहीं है काम तब भी आप खुशामद कर रहे हैं, पर क्या होता है, खुशामद करने से आपके सारे बिगड़ते काम बन जाते हैं। तरक्की कह लीजिए या तंजुल पतन अवनीति, बरहलाल जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। मशीनें आ गई हैं, जगह जगह छापे खाने खुल रहे हैं, कलाम पाक के साथ साथ इंजील के भी तर्जुमे छप रहे हैं। सुना है कलकत्ते में एक फिरंगी है जो संस्कृत, फारसी, उर्दू और दीगर हिंदुस्तानी जवानों में बड़ी महारत रखता है। उसने एक मदरसा खोला है, फोर्ट विलियम कॉलेज नाम का। वहाँ इन जवानों में दर्ज शिक्षा दिया जाता है और अब तो सुना है कि मुशायरे भी वहीं आयोजित होंगे। किताब वाला कहता है एक शायर से कि सुना है कलकत्ता में एक जो कॉलेज खुला था फोर्ट विलियम कॉलेज, उसकी बात हो रही है। वहाँ पर संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदुस्तानी सभी भाषाओं की शिक्षा दी जाती है और वहाँ पर मुशायरे भी आयोजित किए जाएंगे। ज़माने को ज़रूरत दरअसल मुहाजिर की नहीं बल्कि इंसान की है, इंसान कहीं नज़र नहीं आता। हमजोली किताब वाले से कहता है कि व्यक्ति नहीं नज़र आता। श्री रामचंद्र जी ने लंका फतह किया और तुम्हारे सूरमा हुस्न ने मेरे दिल का गढ़ बूद दर रोज दिल मन रावण काम राम कर दंड बुता राम किसू। मेरा दिल हमेशा रावण जैसा था, सुंदरियों ने उसे वश में करके राम की ओर मोड़ दिया। सोहदा जो होते नहीं, जो मार्केट में घूमते रहते हैं, सोहदा की बात कीजिए। सोहदा वो हैं जो व्यक्ति मार्केट में ऐसे 19, 20, 25 छोटी एज के बच्चे
लड़के और जो बिना काम के घूमते रहते हैं, दूसरों पर कमेंट्स करते हैं और देखते रहते हैं फालतू बिना काम के, उनको सौदा कहा जाता है। पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है। पैसा ही फौज, पैसा ही जाहो जलाल है, पैसे का ही तमाम ये तंगो दवाल हंगामा है। पैसा ही रंग रूम है, पैसा ही माल है, पैसा न हो तो आदमी खर्चे की माल है। फकीर स्वगत से। बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, वो कहता है कि व्यक्ति को पैसे की कितनी आवश्यकता है। पैसा ही व्यक्ति के लिए सब कुछ है, उससे ही रूप रंग, जीवन जीने का तरीका, रंग ढंग सब बदल जाता है और पैसे ही व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाते हैं। बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल सकता, पुरानी आदतें हैं कैसे छूटेंगी। जोर था जो खुद तैरते थे, अब अगले जमाने की याद और उन यादों की हसरत लिए जमुना किनारे खिंचे चले जाते हैं। जो लोग खुद नहीं कर सकते, दूसरों को करवा देखकर हवस पूरी कर लें। तस्करानवासी किताब वाले से कहता है, जिस मौजू पर शेर कहना मुमकिन न हो, उस पर शेर कहने की ख्वाहिश कहाँ की अक्लमंदी है। शायर हमजोली से। यानी 7 व्यक्तियों को हमजोली कहा जाता है। उस्तादों की जमीन पर हल चलाने वाले घटिया शायर बहुत मिलते हैं। सुनिए मीर इसी जमीन में कहते हैं, देखे हैं कि मुझे दीदाए पुरश्म में वह मीर, मेरे ही नसीबों में था यह जहर का प्याला, और यह शेर ही मुलाहिजा फरमाइए छाला का काफिया बांधा है आहा। गुजरे हैं लहू व सर हर खार अब तक, जिस दस्त में फूटा है मेरे पाँव का छाला। तस्करानवासी हमजोली से। अम्मा उर्दू अखबार पढ़ने वाले कितने हैं, न साहब अखबार अंग्रेजी में ही निकलेगा उस जबान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। गंगा प्रसाद किताब वाले से। दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुस्लिम गदा है वह सो भी आदमी। जरदार वे नवा है सो वह आदमी, हेमंत नेमत जो खा रहा है सो वह आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो वह भी आदमी, मस्जिद के आदमी ने बनाई है या मियाँ। बनते हैं आदमी ही इमाम की खुद ख्वाह धर्मोपदेशक, पढ़ते हैं आदमी की कुरान और नमाज का, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो वह भी है आदमी, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही लोभ से मारे है आदमी। यानी कितनी अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति है उसका कंपटीशन है वो भी आदमी से है, जो मांग कर खाता है वह भी आदमी है, मस्जिद जो बनाई है वो भी आदमी ने बनाई है, पढ़ते हैं आदमी कुरान नमाज और धर्मों को विभाजित किया है वह भी आदमी ने ही किया है। जो आदमी यानी मनुष्य, जो सारा कार्य किए हैं वो मनुष्यों ने ही किए हैं। धर्म समाज सभी को लेकर आदमी ही उस केंद्र में है। तो आज के सत्र में इतना ही। मित्रों, बरसात की वजह से मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया, इसलिए आपको आवाज़ अच्छी नहीं लग रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।